कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे इस कोरोना काल जनित विषम परिस्थिति में भी अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु प्रयासरत होंगे। वे अपने माता पिता, अभिभावकों एवं शिक्षकों के सहयोग से निरंतर अपने ज्ञान में वृद्धि करते जा रहे होंगे, जिसका प्रदर्शन वे आगामी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर प्रदर्शित कर सकेंगे। इसी आशा से मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौर, आज आपके समक्ष कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंदा पाहिज कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसके माध्यम से कवि रघुवीर सहाय जी ने टेलीविजन, साक्षात्कार के उद्देश्य से जनित क्रूरता एवं संवेदनहीनता को स्पष्ट किया है। स्वयं रघुवीर सहाय भी एक पत्रकार के रूप में, पत्रकार के साथ साथ हिंदी साहित्य में अपने लेखन के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ प्रस्तुत उनकी यह कविता कैमरे में बंदा पाहिज दूरदर्शन पत्रकारिता के आयामों में पत्रकारिता के विभत्स रूप को प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से टेलीविजन चैनल आजकल केवल अपने स्वार्थ सिद्धि, अपने लाभ लेने के लिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके जीवन के किसी भी कठिन से कठिन पहलू को कहां तक स्पर्श करते हैं और किस प्रकार से उसे एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में सम्मान देने के साथ ही वे एक संवेदनशील पत्रकार के रूप में उसे रुला तक देने का प्रयास करते हैं। यही बात कवि रघुवीर सहाय जी ने अपनी इस कविता कैमरे में बंदा पाहिज में प्रस्तुत की है। कविता वाचन करने से पूर्व कवि परिचय। रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, जो 1951 ईस्वी में आरंभ हुआ था, की आरंभिक कविताओं में इनकी कविताएं प्रस्तुत हैं। इनका महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों
पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स और दिनमान से भी ये संबद्ध रहे। इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और इस प्रकार से अनवरत साहित्य की सेवा करते हुए सन 1990 ईस्वी में दिल्ली में इन्होंने इस नश्वर संसार से विदा ली। कुछ होगा, रघुवीर सहाय जी के शब्दों में कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा। कहना है कुछ जरूर होगा अगर मैं बोलूंगा। यदि हम कोई बात बोलते हैं तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। यदि किसी सत्ता का, राजनीतिक शासन का कोई रहस्य न टूटे, लेकिन मेरे अंदर का एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय हिंदी कविता के संवेदनशील चेहरे हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में इन्होंने कविता लिखी। इन्होंने अपनी कविता का माध्यम सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा है, कि जो चर्चित भाषा है, जो साधारण भाषा है, जो चलती आ रही भाषा है, उसी भाषा में अपनी साहित्य रचनाएं दी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। इन्होंने उन विषयों पर कविता लिखी जो हमारे घर मोहल्लों के चरित्रों पर आधारित होती हैं। हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटें नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यहाँ पर खोजी पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें भ्रष्टाचार आदि अनेक ऐसे पहलुओं को उजागर किया जाता है जो कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, जिनको खोजना पड़ता है बहुत ही मुश्किल से, कठिनाई से, जिसको प्रत्यक्ष रूप में सामने लाया जाता है। ऐसी पत्रकारिता खोजी पत्रकारिता कहे जाते हैं। आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। उन्होंने खोजी पत्रकारिता का सहारा से आत्म अन्वेषण यानी कि आत्मा के सुधार, यानी कि स्वयं के सुधार करने की बात को प्रकट करने की सामर्थ्य करने का प्रयास किया है। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। केवल पत्रकार ही नहीं थे, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने कहानी पर उन्होंने नाटकीय वैभव दिया और उन्होंने कविता को एक कहानीपन, इस प्रकार से कविता पढ़ी जाए, इस प्रकार से कहानी रूप में भी हम कविता को समझ सकते हैं वह, और एक नाटकीय वैभव, किस प्रकार से उसका एक नाटकीय वैभव, नाटकीय संपन्नता प्राप्त दिलाई जा सकती है, वह भी बताया। जाति या वैयक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर। उन्होंने उनके स्मृति में जातीय भेदभाव या वैयक्तिक माने केवल व्यक्ति विशेष कोई बात उनके मस्तिष्क पर कभी भी नहीं चलती है। इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही खड़े हैं, अर्थात वह जो भी बात कहते हैं वर्तमान की ही बात कहते हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास से यहाँ पर तात्पर्य अरुचि। कभी कभी हम किसी कार्य पढ़ते हैं, हमें अरुचि आ जाती है। मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। उन्होंने अनेक कविता लिखी, लेकिन उनकी कविता में व्यंग बुझी, आपने देखा कि यदि
जो बच्चे काम नहीं करते हम उनसे कहें कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनके लिए एक व्यंग है। तो इसी प्रकार से गुरु भी अपनी कविताओं में व्यंग के सहारे सत्य को स्पष्ट करने की बात पर जोर देते हैं। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं और छंद अनुशासन, किस प्रकार से छंद लिखा जाना चाहिए, किस प्रकार से काव्य पंक्तियां लिखी जानी चाहिए, उनके अनुशासन से भी वे भली भांति परिचित हैं और सहजता के साथ वे इस प्रकार से लिखते आ रहे हैं। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। उन्होंने एक पत्रकार के रूप में कवि घटनाओं में निहित दुर्भाग्य और त्रासदी, किस प्रकार का दुर्भाग्य होता है, किस प्रकार की घटनाएं, किस प्रकार का नुकसान होता है, वह भी उन्होंने देखा है। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकारण है, अर्थात वे छोटे और लघु को भी सम्मान देते हैं। उनका मानना है कि छोटे और लघु वर्ग का भी अपने आप में क्या है, एक अस्तित्व है जो कभी भी नकारा नहीं जा सकता। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। वे केवल बड़े विषयों पर नहीं, जिसमें कि आजकल राजनीति है, भ्रष्टाचार है, ऐसे विषय नहीं, वो ऐसे विषयों को लेते हैं जो कहीं ना कहीं हाशिए पर, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। रघुवीर सहाय ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रघुवीर सहाय जी ने शासक वर्ग पर और पूंजीपति वर्ग या ताकतवरों की हैसियत पर भी क्या है, अपनी क्या चलाई है, लेखनी चलाई है, साहित्य में उनको स्थान दिया है। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। रामदास नाम की जो एक उनकी कविता है वो आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। रामदास, तो आप अवसर मिले तो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो आपने देखा किस प्रकार से उनके व्यक्तित्व में किन किन गुणों का समावेश था। चलते हैं पाठ सारांश की ओर। अत्यंत साधारण और अनायास से प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं, संग्रह से ली गई है। उनकी यह कविता, उनका जो कविता संग्रह है, जो लोग भूल गए हैं, इनका जो है कविता संग्रह है, इसमें से यह कविता ली गई है, कैमरे में बंद अपाहिज। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। यहाँ पर कवि ने बतलाया है कि किस प्रकार से एक साक्षात्कार कक्ष में अपाहिज व्यक्ति को बिठाया जाएगा और उससे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से अपना साक्षात्कार उद्देश्य सिद्ध किया जाएगा, यह बात यहाँ पर उन्होंने बतलाई है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले
व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील, जो व्यक्ति पीड़ा है जिसको, वो तो पीड़ित व्यक्ति क्या है, संवेदनशील। जिसको पीड़ा होगी वो कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा या अपनी स्थिति के प्रति संवेदनशील होगा ही, और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए, और पीड़ा से दूसरों को भी क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। अर्थात कहीं ना कहीं इस पीड़ित व्यक्ति को और दर्शक वर्ग को भी इसकी क्या है, इस पीड़ित व्यक्ति की क्या करनी चाहिए, मदद करने के प्रति प्रयासरत होना चाहिए, मदद करने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। कह रहे हैं कि जब आप, लेकिन होता क्या है कि जब आप टेलीविजन पर इस चीज को स्पष्ट करते हैं तो वहां पर जो पत्रकार है उसकी भूमिका एक संवेदनशील की नहीं, अपितु संवेदनहीन की भूमिका हो जाती है। उन्हें उस व्यक्ति से कोई भी सरोकार नहीं रहता, उसकी उस पीड़ा से कोई सरोकार नहीं रहता है, केवल उन्हें अपने टेलीविजन चैनल व दर्शकों की प्रशंसा, सराहना, पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना रह जाता है। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। आपने देखा होगा प्रायः लोग मजबूर होते हैं, एक गरीब व्यक्ति है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी होती है, तो वो बार बार फूटता है, उस बात को सबसे कहता है और उसे बड़ा सुकून मिलता है, उसे धैर्य बनता है कि उसने यह बात कह दी। कहीं ना कहीं उसे एक तसल्ली, भरोसा होता है कि मुझे कोई ना कोई इससे लाभ मिल पाएगा। इसी कारण से टेलीविजन पर साक्षात्कार देते हुए भी उसे यह महसूस होता है, यह लगता है कि कहीं ना कहीं अब उसको कोई ना कोई फायदा या उसकी पीड़ा दूर होने के करीब उसकी पीड़ा दूर होने वाली है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि यह कविता, यह पाठ लोगों को शारीरिक चुनौती झेलते व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता का व्यवहार अपनाने की प्रेरणा पर बल देती है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। बिल्कुल इसके लिए कवि ने खूब धुर संवेदनहीनता, एकदम से संवेदनहीन बने हैं ताकि और लोग संवेदनहीन न बन पाए, वे संवेदनशील बन जाए। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। और यहाँ पर लेखक ने यह दर्शाया है कि किस प्रकार से टेलीविजन चैनल पत्रकार द्वारा शारीरिक चुनौती झेलते व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस हद तक प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि वह अपनी पीड़ा को क्या है बयान करते रहे और उस पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए अपनी पीड़ा को पूर्ण सच्चाई के साथ प्रकट कर सके। तो यहां पर दूरदर्शन की क्रूरता और स्वार्थ लाभ की बात भी प्रकट की गई है। तो आप इन पंक्तियों के भावार्थ जानकर इस दूरदर्शन कार्यक्रम के साक्षात्कार के उद्देश्य
एवं शारीरिक चुनौती झेलते व्यक्ति की मानसिक पीड़ा एवं उसके प्रति अपनी संवेदनशील भावना को भी उजागर करने में समर्थ हो सकेंगे। चलते हैं कविता वाचन की। आप सभी अपनी पुस्तकों में ध्यान से इन पंक्तियों को देखेंगे, मेरे साथ वाचन करेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। तो आपने यहां देखा इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से किस प्रकार कवि ने एक पत्रकार के द्वारा साक्षात्कार के दौरान शारीरिक चुनौती झेलते हुए व्यक्ति से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछ कर उसकी संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करते हुए उसकी संवेदनशीलता के प्रति संवेदनहीनता का परिचय दे दिया जाता है। टेलीविजन चैनल के माध्यम से पत्रकार अपने चैनल की प्रसिद्धि एवं दर्शक वर्ग की वाहवाही, दर्शक वर्ग की प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए उस चुनौती झेल रहे व्यक्ति से अमानवीय, संवेदनहीन प्रश्नों को करने के लिए भी व्यवस्था प्रस्तुत कर देता है। यहां कवि ने यह प्रयास किया है कि हमें दर्शक वर्ग के माध्यम से कभी भी किसी भी शारीरिक चुनौती झेलते हुए व्यक्ति की संवेदनशीलता से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसकी संवेदनशीलता को कभी भी संवेदनहीनता के रूप में परिभाषित नहीं करना चाहिए। इसी बात को प्रस्तुत करने के लिए कवि ने यह कविता यहां प्रस्तुत की है। चलते हैं भावार्थ की ओर। भावार्थ। कैमरे में बंद अपाहिज। यहां कवि ने
टेलीविजन साक्षात्कार के कक्ष में बैठे हुए व्यक्ति को कैमरे में बंद की संज्ञा दी है। कैमरे में बंद से तात्पर्य जिसकी रिकॉर्डिंग की जाती है जो दूसरे देख सकें। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर इस समय मैं भी कैमरे में बंद हूं अपने मोबाइल के, क्योंकि मैं यहाँ पर ये दलित छाया चित्र आपके निमित्त बना रहा हूं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कैमरे की नजर में हैं, कैमरे में बंद हैं। वही जब कैमरे के सामने वह शारीरिक चुनौती झेलता हुआ व्यक्ति होता है तो वह क्या है, उसे कभी नहीं क्या बनाया है, कैमरे में बंद। दूरदर्शन वाले उसका साक्षात्कार लेते हैं, फिर उस साक्षात्कार का वीडियो रिकॉर्डिंग करके फिर उसे अपने चैनल में स्थान देते हैं और प्रसिद्धि प्राप्ति करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिमान। कभी कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर पत्रकार बोलते हैं कि हम समर्थ शक्तिमान, हम क्या है, बहुत ही समर्थ और शक्तिमान हैं। शक्तिमान, बहुत ही समर्थ, हम बहुत ही समर्थ और शक्तिमान हैं। हम बहुत ही समर्थ और शक्तिमान हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे और हम क्या करते हैं, शक्तिमान तो बताते हैं लेकिन किसी एक दुर्बल को लाते हैं। दुर्बल यानी कि क्या है, जिसमें बल कम है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। इस प्रकार के व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में और उसे एक बंद कमरे में बिठा देंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, और हम देख रहे हैं कि वो अपाहिज है, लेकिन उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे तो आप अपाहिज क्यों हैं। अब आप जानते हो यदि हम किसी से पूछें कि आप अपाहिज हैं और वो अपाहिज है, वो क्या कहेगा कि मैं अपाहिज हूं, मजबूरन कहेगा, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं मन में यह पीड़ा रहेगी कि यह देख रहा है फिर भी मुझसे पूछ रहा है। इतना ही नहीं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, और उससे पूछेंगे कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, फिर पूछेंगे देता होगा और फिर पूछेंगे देता है। अब आपने देखिए किस प्रकार से उसकी बात, किस प्रकार से पत्रकार अपनी बात के द्वारा उसकी पीड़ा को और अत्यधिक पीड़ा में बदलते जा रहा है, ताकि वह क्या करे, उस पीड़ा को बयान कर सके। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, और हम अपने को क्या है, कैमरा मैन से कहेंगे इनको कैमरा दिखाओ और बड़ा बड़ा, ताकि स्पष्ट दिखाई दे सके। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, फिर उससे पूछेंगे बताइए आपका दुख क्या है। हम आप देख रहे हो कि वो अपाहिज है, उसका दुख क्या होगा, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, और मुझसे कहेंगे जल्दी बताइए आपका दुख क्या है, वह बता नहीं पाएगा। सोचिए, मुझसे कहेंगे सोचो तो सही, बताइए, बताने का प्रयास करो, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, और हम फिर उससे पूछेंगे कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब किसी अपाहिज व्यक्ति को अपाहिज होकर कैसा लगता हो, ये आप बात ही जानते हैं। कैसा यानी कैसा लगता है, फिर पूछेंगे उस बात को बार बार। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, हम उसको कहेंगे कि क्या ऐसा, कि आपको दुख होता है, रोना आता है, चला नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। हम उससे कहेंगे सोचिए, थोड़ा बताइए, कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे नहीं तो यह अवसर आपके पास फिर दोबारा नहीं आएगा, इसलिए बताइए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। कभी ने यहाँ पर उसको क्या है, पत्रकार माना है, उस पत्रकारिता का प्रतिनिधित्व किया है, जो इस प्रकार की क्या है, पत्रकारिता है जो कि क्या है, अशोभनीय है।
हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसका रो पढ़ने का, और हम तो प्रश्न पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे और दर्शक भी क्या है उसके रोने का इंतजार करते हैं। यहाँ पर व्यंग किया है दर्शक वर्ग पर कि लोगों को भी, दर्शकों को भी ऐसी चीज चाहिए ताकि वह उसके रोने में भी क्या कर सके, एक आनंद ले सके। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, और यह प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप क्या उनके रोने का इंतजार करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वहां साक्षात्कार में वह व्यक्ति रो रहा है तो उन्हें कोई मतलब नहीं, और कई व्यक्ति ऐसे हैं कि वह रोते हुए को देखते हैं खुद भी रो लेते हैं या प्रतिकार करते हैं उसके प्रति किए गए अत्याचार का। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, और जैसे ही वह हो जाएगा फिर हम उसकी फूली हुई आंख दिखाएंगे लोगों को, दर्शक वर्ग को, ताकि दर्शक वर्ग समझ सके कि इसने अभी अभी क्या है अपनी पीड़ा को बयान किया है, बहुत दुखी भाव से यह बात कही है। बहुत बड़ी तस्वीर, और उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखा देंगे, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी, और उसके होंठ आपने देखा होगा रोने से पहले, भाव व्यक्त करने से पहले, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने से पहले व्यक्ति क्या है होंठ बुद्ध हो जाता है, वो कुछ कहना चाहता है, डरते सोच समझ के फिर कह पाता है क्या बात मैं कहूँ क्या बात नहीं कहूँ। उसके होंठ क्या होते हैं, कसमसाहट करते हैं। यही बात कही है। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, और जब वो ऐसा जो करना है उसका, तो कहीं ना कहीं जो उसकी अपंगता है उसकी वह पीड़ा मानेंगे कि वह उसकी पीड़ा को बयान कर रहा है, लेकिन पूरी तरह कर नहीं पा रहा है। एक और कोशिश, हमारी एक और कोशिश रहेगी, हम और कहेंगे दर्शक वर्ग से, हमारी एक और कोशिश, धीरज रखिए, देखिए, धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग बुलाने, और हमारा उद्देश्य है कि जो क्या है यहाँ शारीरिक चुनौती झेलता हुआ जो व्यक्ति है वह और दर्शक वर्ग दोनों रो जाएं, अर्थात इसका प्रभाव उस पर पड़े, उसका प्रभाव इस पर पड़े। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, यदि हमारे कार्यक्रम को देखकर दर्शक वर्ग भी रो पड़े तो हमारा यह जो कार्यक्रम है यह सफल हो गया, अर्थात हम पूरी तरह उसको भाव विभोर करने में या प्रभावित करने में सफल हो गए। आप और वह दोनों, आप और वह दोनों को दर्शक और आप। कैमरा बस करो नहीं हुआ, हम फिर कहेंगे कैमरे से बस करो भी नहीं हुआ, रहने दो पर्दे पर वक्त की कीमत, और जब अपना कार्य निकल जाएगा फिर हम यह भी ढोंग करेंगे कि अब जो है रहने दो, हो गया, नहीं हुआ छोड़ दो। वक्त की कीमत है पर्दे पर, यानी कि यहाँ पर जो दिखाया जाता है उसकी एक कीमत है, समयावधि है, उस समयावधि में जब उस कार्यक्रम को दिखाना चाहिए। अब मुस्कुराएंगे हम मुस्कुराएंगे कि हमने उससे ऐसा कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसका कार्यक्रम को क्या कर दिया, कैद कर लिया, कैमरे में उसको बंद कर लिया, ताकि हम उसका आप क्या कर सकें, फायदा लाभ ले सकें। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, और हम मुस्कुराएंगे और यह संकेत देंगे, संदेश देंगे कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम आप देख रहे थे। बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद, लेकिन थोड़ी कसर रह गई, पूरी तरह आप नहीं देख पाए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर पत्रकार द्वारा साक्षात्कार के दौरान अपने चैनल को प्रभावशील बनाने एवं दर्शक वर्ग से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने हेतु दूरदर्शन के पत्रकार किस प्रकार के साक्षात्कार लेते हैं और किस प्रकार से एक पीड़ित व्यक्ति की संवेदनशीलता को संवेदनहीनता में बदल देते हैं,
और उसे सिंदूर देते हैं। अतः हमें यहाँ पर यह सीख लेनी चाहिए कि हमें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की पीड़ा को संवेदनहीनता में नहीं बदलना चाहिए। काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, आप जानते हैं कि यहाँ कवि ने दूरदर्शन वालों की पत्रकारिता को प्रकट किया है और यहाँ कवि ने दर्शक वर्ग को यह सीख दी है कि हमें कभी भी किसी की पीड़ित व्यक्ति के रोने या उसकी पीड़ा को देखकर संवेदनहीन नहीं होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। छंद, स्वच्छंद कविता, भाषा खड़ी बोली हिंदी, रस करुण रस, शब्द शक्ति, व्यंजना, गुण, माधुर्य। तो इस प्रकार से अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर कवि रघुवीर सहाय जी ने ये एक छोटी सी बात हमें इस उदाहरण के माध्यम से समझाई है कि हमें दूसरे की पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस कविता के भाव एवं भाव सौंदर्य को समझ चुके होंगे और वे इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने में भी समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से आप सभी को धन्यवाद।